नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। झारखंड के कंटेक्स्ट में बात करें चाहे हम लोग महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बदलने की स्थिति में है तो एंटी डिफेक्शन लॉ से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसकी पूरी हिस्ट्री हम लोग जानेंगे, आया राम गया राम, पूरी मतलब यहाँ पे क्या क्या अमेंडमेंट हुए, पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और यदि झारखंड के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि हम लोग बात करें बाबूलाल मरांडी जी की, हम लोग बात करें बंधु तिर्की जी की, चाहे हम लोग बात करें यहाँ पे प्रदीप यादव जी की, ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया गया, केस चला, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हमेशा जो विरोधी पार्टी होती है उससे सवाल झारखंड में ज्यादा आते हैं, ठीक है, पूछ देंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ इनमें से किस पे चलाया गया, ठीक है। हो सकता है ये भी सवाल आ जाए कि इसमें कौन सी धाराएं हैं, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आखिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ बना कैसे। थोड़ा सा ब्रीफ पहले आइडिया दे दो, एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। इसके तहत क्या होता है कि किसी भी एमपी या एमएलए की, ठीक है, उसकी विधायिकी खत्म हो जाती है, ठीक है, स्पीकर के पास ये अधिकार होता है, ठीक है। चलिए इतना हमने समझा, इसे हम डिटेल में समझेंगे। उसके पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये आई कैसे, इसकी कहानी क्या है। देखिए, एक गयालाल के व्यक्ति थे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, 1967 की बात है, 1967 की बात है। वहाँ पे सरकार में क्या हो रहा है ना कि आपको पता है कि कई बार सरकार मतलब खड़ी होती है फिर गिर जाती है, मेजॉरिटी जब मान लीजिए किसी विधायक ने छोड़ दिया, इस तरह से कुछ भी स्थिति हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति जो है हरियाणा में हुई थी और गयालाल के व्यक्ति ने एक दिन में मतलब 9 घंटे में 3 पार्टियां ज्वाइन करी, ठीक है। मतलब जो एग्जिस्टिंग जो पार्टी थी कांग्रेस से, वो निकल के दूसरी पार्टी गए, फिर वापस आए, फिर कांग्रेस में वो चले गए। तो इस तरह से जो है 9 घंटे के अंदर 3 पार्टियां उन्होंने बदली थी। तो ये जो है इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब फाइनली जो वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने कांग्रेस, तो उसके बाद जो है कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि जो गया राम है वो आ गया है, ठीक है, तो मतलब आया राम हो गया है। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। उसके बाद ये कहावत चल पड़ी, आया राम गया राम, ठीक है, आया राम गया राम। तो ये 1967 की स्थिति है, उसका जो है यहाँ पे हमने हिस्ट्री की चर्चा करी। चलिए उसके बाद क्या हुआ, 1967 के बाद जो है स्थितियाँ पूरे भारतवर्ष में बदली, ठीक है। कई बार ऐसे हुए कि पार्टियां जो है लोग छोड़ देते थे, कई बार उनको सपोर्ट कर देते थे, इनको सपोर्ट कर देते थे। जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आपको पता है, बीच में। तो इस तरह से जो है कई बार स्थितियां बदली भारत में, जिसके बाद लगा यहाँ पे पार्लियामेंट को कि नहीं, एक बिल जरूर बननी चाहिए जिसके कारण इसे रोका जा सके, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग पैसे जो है, ऐसा आरोप लगाया जाता कि भ्रष्टाचार यहाँ पे काफी इसके कारण हो रहा था। अब इसके कारण क्या हुआ, 1985 में 1985 में एक संविधान संशोधन अधिनियम किया गया, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, हम बात करें संसद की। अब यहाँ पे जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो है संसद ने कर दिया, ठीक है, और ये 10वीं अनुसूची में जो है, संविधान के 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ दिया गया। मतलब एक कानून जो है बन गया 1985 के अंदर, ये हमने समझ लिया। 1985 के अंदर जब यह कानून बना तो यहाँ पे क्या बातें कही गई थी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्पीकर के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी एमएलए या एमपी को, ठीक है, स्पीकर की हम लोग बात करें तो विधानसभा या लोकसभा की बात कर रहे हैं। यदि हम लोग राज्यसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें, तो आपको पता है कि वहाँ पे चेयरमैन होते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे उनके पास ये अधिकार होता है कि वो जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी को वो हटा सकते हैं, उनका ये विवेकाधिकार होता है, ठीक है। हालांकि जुडिशियल रिव्यू भी दी जा सकती है, मतलब आप कोर्ट में भी जा सकते हैं इसके अगेंस्ट। चलिए अब हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिए क्या कंडीशन है एंटी डिफेक्शन लॉ के, ठीक है। देखिए, अब मान लीजिए एमएलए और एमपी की हम लोग बात करें, हालांकि विधान परिषद के लिए भी ये होगी, मगर हम लोग चलिए लेके चलते हैं एमएलए और एक तरफ है एमपी, ठीक है। मान लीजिए कोई एमपी है, मतलब पूरे पार्लियामेंट की बात हो रही है, एमएलए है मतलब एक स्टेट की बात हो रही है, विधानसभा की बात हो रही है, ठीक है। मान लीजिए वो निर्दलीय है, ठीक है, निर्दलीय, उसने चुनाव लड़ा और वो जीत गया। जीतने के बाद उसको मन हुआ कि नहीं, ये काम करते हैं, कोई फलाना ABC कोई भी पार्टी हम ज्वाइन कर लेते हैं, हमको वहाँ फायदा होगा, मंत्री बना देंगे लोग, या कुछ इस तरह की उसने सोची। ऐसा यदि वो करता है तो उसकी विधायिकी चली जाएगी, यदि वो एमएलए है। यदि वो एमपी है तो उसकी एमपी वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया निर्दलीय के केस में। मान लीजिए वो बंदा निर्दलीय नहीं है, नॉमिनेटेड है, मतलब कि यहाँ पे यदि राष्ट्रपति के केस में यदि हम लोग बात करें सेंट्रल मतलब कि पार्लियामेंट की, तो राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करते हैं, आपको पता है। यदि हम लोग बात करें राज्य की तो राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अब नॉमिनेट किया हुआ कोई बंदा है, यदि 6 महीने के अंदर यदि कोई पार्टी वो ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी ABCD पार्टी, तो वो कर सकते हैं ऐसा। मगर 6 महीने के बाद यदि करेंगे वो, तो यहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा, समझ गए बात। उसके बाद पार्टी मर्जर, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही हमारा अभी
फिलहाल जो है महाराष्ट्र में हो रहा है। ठीक है, पार्टी मर्जर में क्या है, देखिए पार्टी मर्जर के तहत जो है हमको ये समझना पड़ेगा कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बना था। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि जब 1985 का नियम बना सिटीजन ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 92वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में जो एंटी डिफेक्शन लॉ बना, उसके तहत क्या होता था कि कोई भी बंदा, मान लीजिए कोई किसी पार्टी में है, मान लीजिए एक पार्टी में 25 सदस्य हैं, ठीक है, इसका 1/3 भी मान लीजिए कोई पार्टी छोड़ के किसी अन्य पार्टी में यदि चला जाता है तो मतलब आराम से वो ज्वाइन कर सकता था दूसरा पार्टी। ठीक है, ये 1985 के लॉ में था, मगर बाद में इसका संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया। ठीक है, अभी यही फिलहाल स्थिति है। इसके तहत क्या है कि कोई भी बंदा मान लीजिए किसी पार्टी में है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग बात करें यहाँ पे शिवसेना की, शिवसेना में भी फिलहाल जो है 55 जो है यहाँ पे सदस्य हैं। ठीक है, 55 है यहाँ पे सदस्य। अब 55 यहाँ पे जब सदस्य हैं तो 55 में से 55 का 2/3 कर दीजिए। 2/3 यदि आप करते हैं तो क्या हो जाएगा 110/3। ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 37 पॉइंट को तो हम लोग ऐसा तो नहीं कि एक MLA को बीच में काट देने ना होगा, तो 36 पॉइंट समथिंग है, मतलब 37 MLA, मतलब कि 37 MLA मिलके यदि वो एक साथ जुट जाएं और किसी अन्य पार्टी में योगदान दे दें, मर्ज कर लें अपने आप को, मान लीजिए वो बीजेपी में मर्ज कर लें, जैसे कि एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है 40 MLA हैं, जो है दावा किया जा रहा है, यदि 37 MLA भी वो जो है मर्ज कर देते हैं दूसरी पार्टी पे, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब 2/3 जो है कम से कम उस पार्टी में से 2/3 मेंबर जो है उनके पक्ष में होने चाहिए। ऐसा यदि होता है तो वो दूसरे पार्टी में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीकर के पास ये अधिकार होता है, इसको दिमाग में रखिएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है किसको अधिकार होता है कि किसी MLA को डिस्क्वालीफाई करे या MP को करे, तो स्पीकर को होता है, ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो चौथी स्थिति भी है, मतलब तीसरी स्थिति हमने देख लिया कि मान लीजिए मर्ज करती है, कोई पार्टी मर्ज करने की कोशिश करती है, यदि 2/3 से कम मेंबर मर्ज करने की कोशिश करती है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है आराम से। ठीक है, तो ये हमने तीसरी कंडीशन समझी। चौथी कंडीशन क्या है, मान लीजिए एक पार्टी का मुख्य संचेतक होता है, ठीक है, जिसे हम चीफ व्हिप कहते हैं, वो पार्टी का मुख्य संचेतक ठीक है, वो होता है और वो व्हिप जारी करता है। मान लीजिए कोई वोटिंग हो रही है, मान लीजिए कोई बिल में वोटिंग हो रही है, वो क्या करता है पार्टी की ओर से बोलेगा सभी को, मेंबर को, पार्टी का मेंबर को कि भाई यहाँ पे वोटिंग होने जा रही है, तुमको इसके अगेंस्ट में वोटिंग करना है या इसके पक्ष में वोटिंग करना है, कुछ भी करने के लिए वो बोले, और मान लीजिए कोई भी मेंबर जो है उसे मना कर दे, मान लीजिए उसके अगेंस्ट में वो वोटिंग कर दे, उस कंडीशन में सीधा सीधी जो है वो जो मुख्य संचेतक है वो स्पीकर को कांटेक्ट करेगा और एक यहाँ पे कंप्लेन करेगा कि भाई ऐसा उसने काम किया है, तो स्पीकर के पास तुरंत ही अधिकार होगा कि उसे वो डिस्क्वालीफाई कर दे उस MLA या MP को।